तहसील की खतौनी में दर्ज इंद्राज के मुताबिक शिव मंदिर चवन्नी पट्टी की संपत्ति मानी जाती थी। इसलिए इस मंदिर परिसर में लगे पेड़ों से टपकने वाले एक एक आम से लेकर खरपतवार बीनने आने वाली कन्याओं तक पर पहला अधिकार इसी पट्टी का बनता था। नमस्कार, वेलकम बैक टू ड्रीम मैंगोज। एक बहुत ही बहुआयामी पर्सनालिटी के साथ सर बालेंदु द्विवेदी जी। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मेरी गांव से ही हुई। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरा इधर झुकाव हुआ, मैंने तैयारी शुरू की। मैं जनपद बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। मेरे 2 उपन्यास, जैसा कि आपने बताया, मदारीपुर जंक्शन और वाया फुर्सतगंज आ चुके हैं। एक नाटक मेरा मृतभोज नाम से है। प्रेमचंद और मंटो की कहानियों का मैंने संपादन किया है। यूथ से मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहाव में ना बहें। अपने घर परिवार के जो संस्कार हैं, अपनी खासकर आपके जिस भी धर्म से आप आते हों, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनके जो अच्छे सिद्धांत हैं, अपने महापुरुषों के बताए हुए जो रास्ते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें और सब कुछ के बावजूद एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। नमस्कार, वेलकम बैक टू ड्रीम मैंगोज। मैं दीपिका चतुर्वेदी आज हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही बहुआयामी पर्सनालिटी के साथ सर बालेंदु द्विवेदी जी। सर एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं ही हैं, साथ में ऑथर भी हैं, क्रिकेट लवर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं, और क्या क्या करते हैं सर, आइए सर से ही जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते दीपिका जी। बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। बहुत आभार आपका। सर बहुत हम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। सर बस आपकी ये एडमिनिस्ट्रेशन से पहले की लाइफ, जो बचपन में आप जाते हैं, सर आप कहाँ से हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, और ये इसकी तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे आपने सिविल सर्विसेज में आए, IAS PCS की परीक्षा दी, सर इसके बारे में जानना चाहते हैं। दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जनपद से आता हूँ और वहाँ मेरा गांव है, पैतृक गांव। मैं वहीं पला बढ़ा। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मेरी गांव से ही हुई। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। तब तक कुछ भी जहन में नहीं था कि मुझे क्या करना है। जैसा कि उस समय, आज के 25-30 साल पहले, एक परंपरा थी, किसी भी युवा को या तो डॉक्टर बनाया जाता था या तो इंजीनियर बनाया जाता था। उसके पास तीसरा कोई विकल्प होता भी नहीं था। जब मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वो एक मेरे लिए शुरुआत में तो बड़ा डरावना मंजर था। इसलिए डरावना था कि मुझे लगता था कि इतनी किताबें कैसे कोई पढ़ पाएगा और इतने लंबे तक इस युद्ध में कैसे कोई टिक पाएगा। लेकिन वो जो मैं उस माहौल के अनुकूल होता गया, चीज़ें आसान लगने लगीं। और फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा इधर झुकाव हुआ। मैंने तैयारी शुरू की, परीक्षाएं देता रहा। कुछ असफलताओं के बाद फाइनली PCS सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट हुआ। तो सर अभी आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग कहाँ पे है? मैं जनपद बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। सर अभी आपने जैसे कहा कि आप जब प्रयागराज गए, उस समय का इलाहाबाद जब आप गए, तो ये आपको बहुत भयानक, बहुत डरावना मंजर लगा कि इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाएंगे और क्या। तो सर ये क्या हम आज के यूथ के लिए जानना चाहते हैं। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के पास, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट के बाद लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही चुनते हैं। तो क्या ये कितना डिफ़िकल्ट या कितना इजी है अगर एक सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा जाए? तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, इस पढ़ाई के बारे में कि कैसे करनी चाहिए और क्या? देखिए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो हम पढ़ रहे हैं अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कम बेस वही चीज़ें हमें काम आती हैं। वो निर्भर इस पर करता है कि जो विषय हम चुनते हैं वो विषय कितना उपयोगी है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो किताबें कितनी उपयोगी हैं। जो हमारा गाइड है, चाहे वो हमारा सीनियर भी हो सकता है, हमारा कोई टीचर भी हो सकता है, हमारा कोई साथी भी हो सकता है, वो हमें कितनी सही सलाह दे रहा है और सही समय पर सही तरीके से हम कैसे हिट करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा जानते हैं, लेकिन परीक्षा को क्रैक कैसे करना है ये तरीका शायद उनको नहीं पता होता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में उतरें, अगर हम सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं
तो हम उसकी रणनीति बना लें, देख लें कि हमें कौन से विषय हमारे व्यक्तित्व, हमारी जानकारी या हमारे परिवेश के हिसाब से सूट करती हैं, उस पर जो सामग्री है वो कितनी अच्छी है। फिर उसके अलावा हम अपना एक नोट्स बना कर रखें, उसको बार बार सुधारते रहें और धीरे धीरे अपने को तराशते रहें। मुझे लगता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तो बाकी डेस्टिनी है, कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत योग्य हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी ने उनका साथ नहीं दिया तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो 90% हमारी कोशिश होती है, 10% डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं होती, कोशिश हमारे हाथ में होती है और वो इन्हीं रास्तों पर चलकर पाई जाती है। सर, आपने अभी जैसे बताया कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम 100% इस सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, 10% डेस्टिनी होती है। सर, थोड़ा पीछे हम जाना चाहेंगे। अभी जो मुखर्जी नगर में कुछ टाइम पहले हादसा हुआ और कितने सारे बच्चे एक ही रूम में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में रह रहे थे सिर्फ इससे कि हम सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेंगे। तो सर, क्या ज़रूरी है कि आप इतने बड़े शहर में जाएं और तभी आप क्रैक कर पाएंगे? अपने शहर में रह के ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ें तो क्रैक करने की जो रेशियो है वो कम हो जाता है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि मुखर्जी नगर कोई ऐसी जगह है जहां जाकर ही सफलता पाई जा सकती है। जैसा परिणाम बताता है, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहने वाला शख्स अगर सही दिशा में कोशिश कर रहा है, अगर सही रणनीति से तैयारी कर रहा है, तो वो सफलता प्राप्त करता है। मुखर्जी नगर एक ऐसा सेंटर है, संयोग से मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला था और तब इतनी भीड़ नहीं थी, इतना हुजूम नहीं था, इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इतने कोचिंग्स नहीं थे, इतने बाजारू मटेरियल नहीं थे। मैं बाजारू ही कहूँगा, हर दुकान पर रेडीमेड सामग्री बिक रही है। ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका होता है। कोचिंग्स या कोई भी रेडीमेड मटेरियल हमें सफलता नहीं दिला सकता। हमें केवल रास्ता दिखा सकता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कोचिंग बताती है। और जो रेडीमेड मटेरियल है वो हमें बताता है कि आप अपना नोट्स तैयार करते समय किन किन चीज़ों को अपने नोट्स में रखेंगे, किन किन चीज़ों को बाहर रखेंगे। होता क्या है कि हमने बाज़ार से रेडीमेड सामग्री खरीद ली, हमने उसको रट लिया। हमारे जैसे लाखों लोग उस बाज़ार में बैठे हुए हैं और वो भी वही रट रहे हैं और वही लिख रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि सबको एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं। बल्कि इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जाता है कि साहब आप फलां कोचिंग से आए हैं क्या? क्योंकि 10 विद्यार्थी आते हैं, उसमें से 7 या 8 के उत्तर सेम होते हैं, जैसे लगता है कि घोल कर पिलाया गया हो। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी प्रतिभा को मौलिक तरीके से तलाशें। ज़रूरी ये है कि आप जो तैयार कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो लिखने के लिए जो सामग्री कलेक्ट कर रहे हैं, वो इस प्रकार की बनाएं जो बाकियों से अलग हो। क्योंकि जब तक आप बाकियों से अलग नहीं पढ़ेंगे, बाकियों से अलग नहीं लिखेंगे, तब तक आप नंबर तो पाएंगे लेकिन वही एवरेज मार्क पाएंगे। और एवरेज मार्क्स पाने वाला बंदा कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ एक नंबर में सैकड़ों लोग आते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फाइनल रिजल्ट हो। एक नंबर में वहाँ कई लोग आएंगे और आप समझ लिए कि प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। लाखों लोग परीक्षा देते हैं और फाइनली जाके 800-900 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है कि आप उस जगह पर जाके और वहाँ रह कर और उस भीड़ में शामिल होकर ही सफलता हासिल करें। अगर आपकी रणनीति सही है, आपकी सामग्री सही है, आपका मार्गदर्शन सही है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में रहकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो सर, फाइनली मतलब यही जिस निकलता है कि अगर अपने शहर में रह के पढ़ाई करी, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करी, तो आप 100% इस बिल्कुल करते हैं, लोग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सर, लेखन की बात आई तो सर आपकी तो बहुत सारी अपनी सर्विस के ही टाइम बुक्स आ चुकी हैं, जिसके आप ऑथर हैं, आपने बुक्स लिखी हैं। तो सर, ये दोनों चीज़ सर्विस, क्योंकि आपकी सर्विस ही ऐसी है कि इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, 24 आवर्स आपको अवेलेबल होना पड़ता है। फ़ोन आप कभी ऑफ नहीं कर सकते, कभी भी फ़ोन आ सकता है, कभी भी आपको जाना पड़ता है। तो सर, लेखन में भी आपको बहुत टाइम और एक उसमें माइंडसेट में हो तभी आप लिख सकते हैं। तो सर, ये दोनों आप कैसे बैलेंस करते हैं? और सर, जब बैलेंस करना होता है तो कौन सी चीज़ इग्नोर होती है और कौन सी चीज़
रह जाती है जिस पे ज़्यादा आप टाइम देते हैं? सर इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत कठिन काम है। मुझे लगता है कि मैं औरों को भी देखता हूँ और वो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल मैं ही अकेले मुक्त हूँ उसमें। सभी व्यस्त हैं और मैं भी व्यस्त रहता हूँ। नौकरी की कुछ मजबूरियाँ हैं, नौकरी में कार्यभार ऐसा है। लेकिन अपनी अपनी मुझे लगता है कि सबको अपने अपने शौक़ होते हैं और सभी को अपने शौक़ के लिए समय निकालना होता है, निकालना चाहिए। मुझे पता नहीं, पढ़ाई के दौरान ही ऐसा लगता था कि साहित्य में कुछ कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था एक बड़े वरिष्ठ साहित्यकार का। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि मुझे किस विधा में आना है, क्या विषय चुनना है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी में जो रोज़ के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं, उनसे ही मैं चरित्रों को, कहानियों को उठाता हूँ और लिखता हूँ। वहाँ से मुझे रास्ता सूझा। मुझे लगा कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक प्लॉट उठाया, अपने गांव के इर्द गिर्द का एक परिवेश उठाया, उसमें कुछ चरित्र जोड़े, कुछ कल्पना से चीज़ें जोड़ी और वहाँ से फिर वो जाकर एक उपन्यास लगभग 3-4 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, जिसको हम सभी मदारीपुर जंक्शन के रूप में जानते हैं। लेकिन जो सवाल आप जो पूछना चाहती थी, उस सवाल का मैं सीधे तौर पर जो जवाब दूं कि वास्तव में ये बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है क्योंकि आपके पास 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में आपको अपनी दिनचर्या को भी सही रखना है, अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी को भी सही रखना है, अपनी सामाजिकता भी बनाए रखनी है और उसमें से फिर आपको अलग से साहित्य के लिए समय निकालना है। और उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसको हम फुटकर साहित्य की तरह नहीं रच सकते। अगर कविता हम रच रहे होते तो संभव था कि आसानी से हम लिख सकते थे। उपन्यास में आप अगर 250-300 पेज का उपन्यास लिखते हैं तो पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक एक रवानी होनी चाहिए, चरित्रों का, घटनाओं का। अदरवाइज पाठक आपको रिजेक्ट कर देगा 2 पेज में ही आपको कहेगा क्या वाहियात लिख रहे हैं। मुझे कटौती करनी पड़ती है। वो कटौती, पहली कटौती मैं अपनी सामाजिकता से करता हूँ, जो हमारी सोशल लाइफ है। मैं शायद उतना सामाजिक नहीं हूँ, मैं शायद उतना सामाजिक नहीं बन पाता हूँ या बनने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सीमित लोग हों, चाहने वाले लोग हों जिनको मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे पसंद करते हों। दूसरी कटौती मैं अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में करता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, मैं रहता तो परिवार में ही हूँ, लेकिन परिवार और बच्चों के बीच रहकर ही मैं उनको जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अपने घर में ही एक कमरे में कैद हो गया हूँ और ये प्रक्रिया चलती है। जब भी किसी रचना में मैं लीन होता हूँ तो एक लगभग 6 महीने का एक ऐसा ज्वार आता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो ज्वार आना शायद ज़रूरी भी है, तभी कोई रचना सामने आ पाती है। बिल्कुल सर, आपकी कौन कौन सी पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं, उनके नाम बताइएगा सर। और मैंने आपके जो उपन्यास पढ़े तो 2 पढ़े थे, तो दोनों ही व्यंग्यात्मक शैली में थे, तो ये व्यंग चुनने का क्या रीज़न? मेरे 2 उपन्यास, जैसा कि आपने बताया, मदारीपुर जंक्शन और वाया फुर्सतगंज आ चुके हैं। एक नाटक मेरा मृत्यभोज नाम से है। प्रेमचंद और मंटो की कहानियों का मैंने संपादन किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर एक समीक्षात्मक पुस्तक भी है। फिर भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि उपन्यास में और ख़ासकर व्यंग में मेरा मन ज़्यादा रमता है और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैं इसमें अपने को ज़्यादा, मेरी लेखनी ज़्यादा अपने को सुकून पाती है, संतुष्ट पाती है। और जहाँ तक विधाओं के चुनाव का सवाल है जो आपने अभी पूछा, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेखक शायद उतना स्वतंत्र नहीं होता विधाओं के चुनाव में, क्योंकि अगर लेखक को ये आज़ादी होती कि वो विधाओं का चुनाव कर सके तो वो जब चाहता जिस विधा में हाथ आजमा लेता है। लेकिन सभी लेखक सभी विधाओं में हाथ नहीं आजमा सकते। तो इस मामले में मेरा ये मानना है, मेरा पक्का विश्वास है कि हम विधाओं का चुनाव नहीं करते, बल्कि विधाएं हमें चुनती हैं।
हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बचपन से लेकर और युवावस्था जवानी तक जिन तत्वों का हाथ होता है वो तत्व निर्धारित करते हैं कि हमारी लेखनी किस दिशा में जाएगी। उपन्यास एक गद्यात्मक विधा है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी विधा है, और उसमें भी व्यंग जो सबसे आक्रामक विधा है, जो सीधे तौर पर कुछ न कहकर वक्रोक्ति शैली में सब कुछ कहा जाती है। मेरे हिसाब से वो मेरे व्यक्तित्व के सबसे अनुकूल है, क्योंकि मैं अपने को पाता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं संवेदनशील हूँ, हर लेखक संवेदनशील होता है, और मेरी यह संवेदनशीलता मुझे समाज की, राजनीति की, धर्म की और तमाम व्यवस्था से संबंधित कुरीतियों को लेकर क्षुब्ध करती आई है। और जब एक लेखक क्षुब्ध होता है तो शायद वो अपनी बात व्यंग के ही माध्यम से कह पाता है, तो इस लिहाज से मैं व्यंग को अपने लिए ज़्यादा सहज पाता हूँ। सर, जहाँ तक मैंने समझा है आपकी किताबें पढ़ के और आपकी पर्सनालिटी को जान के, आप व्यंग के माध्यम से बहुत स्ट्रॉन्ग समाज को मैसेज दे देते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू, जो आप एक हल्के फुल्के माहौल में कुछ बहुत गहरी बात कह देते हैं। वही कहना चाहते हैं एक व्यंग्यात्मक शैली अपना के, जहाँ तक मुझे समझ आया। तो सर जी यही बात है। सर, आपकी फर्स्ट बुक जहाँ तक मुझे पता है 2017 में आई, फिर उसके बाद 2021 में आई नेक्स्ट बुक। तो सर इनके बारे में ज़रा बुक्स के बारे में बताइएगा, और सर इनका क्या कंटेंट था, विषय वस्तु इसमें क्या थी, और इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स सर बहुत फेमस हुए और मुझे लगता है कि आगे इस पे एक वेब सीरीज़ भी बननी चाहिए। सर खैर वो मैं आगे बात करूँगी उसके बारे में, अभी इन बुक्स के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। मदारीपुर जंक्शन मेरा पहला नावल था और ये दिसंबर 2017 में आया था। फरवरी 2021 में वाया फुर्सतगंज आया। मदारीपुर जंक्शन की रचना में मुझे लगभग 3.5 से 4 वर्षों का समय लगा। कोई भी रचना एक फ्लो में नहीं लिखी जा सकती, लिखी भी नहीं जाती, रुक रुक कर रचाव होता है, और उसको लिखने में मुझे 3.5 से 4 वर्ष का समय लगा था। लगभग इतना ही वक्त मुझे वाया फुर्सतगंज में भी लगा। दोनों की पृष्ठभूमि में हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना है वही है। बिना समाज और बिना राजनीति के मैं शायद कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ वहाँ एक विचित्र किस्म की सामाजिक जड़ता है, एक व्यवस्था है जो हजारों वर्षों से चलती चली आ रही है, जिसके विरुद्ध एक पूरा का पूरा समाज लड़ता चला आ रहा है। मैंने उस पूरी व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। तो मदारीपुर जंक्शन की जो विषय वस्तु थी, हमारी जो जातीय जकड़बंदी है, जो हमारी स्थानीय राजनीति है, वो केंद्र में थी, और वो मैंने उस राजनीति को, उस समाज को मैंने अपने निजी जीवन में बहुत गहराई से देखा और महसूस किया था। इसलिए मैंने उसे अपने उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया। जहाँ तक उसके चरित्रों का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि उसके कुछ चरित्र वास्तव में बहुत फेमस हुए, और उनकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा कारण था वो था जो मंचन होना शुरू हुआ। तो उसमें छेदी बाबू, बैरागी बाबू और मेकिया और तमाम ऐसे कैरेक्टर्स थे जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। वाया फुर्सतगंज में मैंने लोकल पॉलिटिक्स से थोड़ा उसको बाहर निकाला, अपने उसको जो लोकेल था उसको भी पूर्वांचल से हटाकर अवधी क्षेत्र में इलाहाबाद के इर्द गिर्द स्थापित किया। जो भाषा भोजपुरी और भोजपुरी जो कहावतें, लोकोक्तियाँ जो मैंने इस्तेमाल की उसको शिफ्ट किया, अवधी और लोकोक्तियों और कहावतों का इस्तेमाल किया। मेरे लिए वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर था, क्योंकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ और मुझे उसमें लिखने में थोड़ा आसानी होती है, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या उस तरह के लोकेल को क्रिएट करना। वाया फुर्सतगंज में थोड़ा मुझे इसके लिए शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो उपन्यास भी जब बनकर तैयार हुआ और जब पाठकों तक पहुंचा तो पाठकों ने उसे हाथों हाथ लिया, और उसके भी कुछ चरित्र जैसे जबर सिंह, जैसे पोलो गुरु, बच्चा तिवारी, ये चरित्र उसके, जबर सिंह जैसे चरित्र, नाम भी बहुत अच्छे खोजे हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही नाम और उनके व्यक्तित्व का रचाव करने की कोशिश करता हूँ। तो इस लिहाज से दोनों उपन्यास और उनके पात्र
मेरी खुशकिस्मती है कि पाठकों की जुबान तक चढ़े और इन दोनों उपन्यासों का देश के विविध शहरों में मंचन भी हुआ। तो मैं ये बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि सर जैसे आप ये आपके जो ये कैरेक्टर्स थे, छेदी सिंह या जो भी आपने कैरेक्टर्स हैं, तो सर आप ये लिखते कैसे? पहले खुद इनको जीते हैं, फिर उसमें उस कैरेक्टर में खुद आते हैं, फिर उनको लिखते हैं, मतलब कैसे होता है? एज अ राइटर मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कैसे इनको लेके आते हैं, ब्लैक एंड वाइट अक्षर कैसे बनते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी चरित्र का निर्माण होता है तो बिल्कुल काल्पनिक चरित्र नहीं होता, हो भी नहीं सकता। वो हमारे आसपास का ही कोई चरित्र होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं तो वो कोई एक खास चरित्र ना होकर हमारे आसपास के कई चरित्रों का एक कोलाज होता है। और मेरे उपन्यास के लगभग सभी चरित्रों में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मैंने जिन भी चरित्रों को गढ़ा है वो उसमें एक तो यथार्थ का पुट मैंने रखने की कोशिश की है। अगर वो चरित्र ऐसा है जो जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उस क्लास के क्वालिटीज़ को कैरी करता है, और इसके साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि वो हमारा अपना देखा सुना अनुभव किया हुआ चरित्र हो, ताकि पाठक जब उसको पढ़े तो उसको ये लगे कि ये चरित्र उसने भी अपने आसपास देखा है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। तो चरित्रों के रचाव में मैं कोशिश करता हूँ कि चरित्र वास्तविक हों, हमारे आसपास के हों, भले उनमें एक में मिलाकर, दो में, तीन में मिलाकर उनको बढ़ा जाए, लेकिन वो वास्तविक होने चाहिए, हमारे आसपास के होने चाहिए। जी सर, इधर बहुत OTT प्लेटफॉर्म फेमस भी हो रहा है, लोग देखते हैं, वेब सीरीज़ बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। और इधर जो मैंने नोटिस किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, गांव की पृष्ठभूमि पे जो बनी है वेब सीरीज़ वो बहुत फेमस हुई हैं और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है। तो सर अगर आपको मौका मिले या कोई आपके लिए बोले कि ये, तो आप क्या परमिशन देंगे अपनी इन उपन्यासों को वेब सीरीज़ के में कन्वर्ट करने का और उसको बनाने के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हुआ क्या कि फिल्मों में एक ही तरह के विषयों का प्रचलन पिछले 20-25 सालों से हो रहा था, और दर्शक भी खासकर उन्हीं विषयों को देखकर संतुष्ट होने के आदी हो चले थे। कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद एक समय ऐसा आया जब लोगों के पास पर्याप्त समय था और सबको नए कंटेंट की तलाश थी। उसमें कुछ वेब सीरीज आई, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप भी जानते हैं। उसमें कुछ ऐसी वेब सीरीज, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी फिल्में आईं जो हमारे ग्रामीण परिवेश को चित्रित करती थी। इसके प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए था कि एक वर्ग ऐसा था जो उस जिंदगी को जी चुका था लेकिन उससे कट चुका था। उसके आकर्षण की सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरा जो वर्ग था वो उस परिवेश को बिल्कुल भी नहीं जानता था, तो वो उसके नएपन से चकित और भ्रमित था। और एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल उसकी धैर्य पर खड़ा था, जो उसके पास तो था, उसको देख तो रहा था, लेकिन उसने उसको जिया नहीं था। तो इसलिए ऐसे कंटेंट लोगों को बहुत भाए और चल रही हैं, कहानियाँ चल रही हैं। जहाँ तक मेरे उपन्यासों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि एक लेखक जब अपनी रचना को लिखता है और वो लोकार्पित हो जाती है तो वो रचना लेखक से स्वतंत्र हो जाती है। कोई भी उस पर चाहे, जैसे मेरे उपन्यासों पर जो नाटक होते हैं, कोई भी स्वतंत्र है उस पर नाटक करने के लिए, मेरे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉपीराइट का इशू आता है, अगर कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज़ बनती है तो उसमें निश्चित रूप से लोग संपर्क करना चाहते हैं और करते हैं, और ऐसा कभी अवसर लगेगा तो निश्चित रूप से मैं अनुमति दूंगा, क्योंकि जो कहानी मैंने रची है अगर वो एक व्यापक फलक पर एक नए कला के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचती है तो इसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप इतनी चीज़ें करते हैं तो मैं तो चाहूँगी कि शायद आपके कैरेक्टर्स हैं, आपके द्वारा रचे हुए हैं, तो बेस्ट डायरेक्टर आप ही होंगे। तो कैमरे के बिहाइंड अगर आप जाएं और आप डायरेक्ट करें इस वेब सीरीज़ को तो बहुत अच्छा होगा। क्या इस टाइप का कुछ विचार आया? नहीं, वो बेसिकली क्या है, ये बहुत प्रोफेशनल किस्म का काम है। कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो एक लंबे समय से वहाँ वक्त दे रहे हैं, उनको वहाँ तकनीकी का ज्ञान है, तकनीकी चीज़ें मालूम हैं, उनकी अच्छाई बुराई मालूम है। मुझे इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है।
मैं तो केवल शब्दों से चीज़ों को क्रिएट करता हूँ और मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि मैं कैमरे के पीछे जाकर उस पर कोई वेब सीरीज डायरेक्ट करूँ या बनाऊँ। सर अभी कुछ टाइम पहले मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आप एक और कोई अपनी पुस्तक पे काम कर रहे थे और लिख रहे थे, अभी कुछ समय पहले ही वो कंप्लीट हुई है और शायद पब्लिशिंग के लिए गई है, तो सर उसके विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, इस बीच मैंने अपने तीसरे उपन्यास को ख़त्म किया है और उसका जो नाम है वो बादशाह सलामत हाजिर हूँ। और ये एक काल्पनिक नवाब की कहानी है, क्योंकि आप भी जानती हैं और मेरे पाठक भी जानते हैं कि मैं व्यंग के ही माध्यम से कुछ कहने में अपने को सक्षम पाता हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि एक नवाब, एक ऐसा नवाब जिसमें ढेर सारी विद्रूपताएँ हैं, विकृतियाँ हैं, ढेर सारे ऐश के उसके तौर तरीके हैं, वो उसके माध्यम से व्यवस्था की खामियों को उभारा जाए। एक लेखक की मजबूरी होती है कि वो सीधे सीधे कुछ कहने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसको दूसरे तरीके से कहने और समझने की कोशिश की जाने लगती है। नवाब मेरे लिए केवल एक खास काल अवधि में रहने वाला कोई शख्स नहीं है। नवाब से मेरा मतलब कि ये है कि ऐसे किसी भी काल में कोई ऐसा पागलपन भरा व्यक्तित्व अगर सत्ता के शीर्ष पर हो और वो अपने पागलपन भरे निर्णयों से लोगों को आतंकित करने की कोशिश करे, तो वहाँ की रियाया का क्या हाल और क्या हश्र होगा, ये इसको मैंने एक अपने उपन्यास के माध्यम से करने की कोशिश की है। और जहाँ तक संभावित है इस विश्व पुस्तक मेले में किताब आएगी 2025 में हम लोग को। जी 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 बिल्कुल। तो जब हम कोई पुस्तक लिखते हैं या कोई भी रचना करते हैं तो बहुत कुछ हमारी पर्सनालिटी का उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो सर आपके कैरेक्टर्स में आप अपने को कैसे हटाते हैं? आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है या आप उसको एकदम साइड कर देते हैं और वो जो कैरेक्टर्स उभर के आते हैं उससे वही होते हैं? देखिए, किसी भी रचनाकार के लिए अपनी रचना से बिल्कुल भी दूरी बना लेना संभव नहीं है। हर रचनाकार अपनी रचना में कहीं ना कहीं वर्तमान होता है। मैं भी हूँ। मैं सीधे तौर पर नहीं हूँ, अपने किसी पात्र के माध्यम से अपनी बात कहलाने की कोशिश करता हूँ। अपने किसी घटना के माध्यम से अपने जीवन में घटी घटनाओं का उल्लेख करने की कोशिश करता हूँ। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नरेटर या रचनाकार, कहानीकार अपनी पूरी रचना में हर कदम कदम पर मौजूद होता है। वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष भले ना दिखे, लेकिन अपने हर पात्र के साथ उसकी हर उठक बैठक में, हर उसके क्रियाकलाप में, रचना में घटने वाली हर घटना में वो उपस्थित होता है। तो वो मी को हम हटा नहीं सकते अपनी? नहीं, संभव ही नहीं, असंभव सी बात है। बिल्कुल सर आपने एक नाटक लिखा था मृत्यु भोज, सर इसके कंटेंट के बारे में बताइए और ये कहाँ से आपको सूझा कि किसी पे ही लिखना चाहिए जो एक कंटेंट था इसका? देखिए, मृत्यु भोज बहुत हमारे समाज में बहुत प्रचलित कर्म है। खासकर हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई मृतक होता है तो 12वें या 13वें दिन उसके लिए ब्रह्म भोज भी हम उसे कहते हैं, मृत्यु भोज का आयोजन होता है। इसमें सभी रिश्तेदार, सभी नातेदार, सभी सगे संबंधी, पट्टीदार जुटते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक कोशिश भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। मुझे ये प्रक्रिया, ये कर्म, मुझे ये व्यवस्था बड़ी कचोटती है। बहुत लंबे समय से मैं इस पर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन एक बार एक विषय कौंधा, मेरे गांव में ही एक घटना ऐसी घटी। एक व्यक्ति जो शराबी किस्म का था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया और वो लोगों से पैसे मांगता रहा कि मुझे उसका मृत्यु भोज करना है। लोगों ने पैसे दिए भी, लेकिन उसका मृत्यु भोज नहीं हो सका। वो इस कारण क्योंकि जिस दिन उसका मृत्यु भोज होना था उस दिन वो मधुशाला में अचेतावस्था में पाया गया।
बस इस छोटी सी कहानी को मैंने अपने उपन्यास, अपने नाटक मृतभोज का विषय वस्तु बनाया और इसमें केवल 2 ही पात्र हैं, जो उसका नायक है या खलनायक है और उसकी महिला पात्र जिसकी मृत्यु हो जाती है। एक और भी पात्र है इसमें विदूषक के रूप में। इन 3 पात्रों को लेकर मैंने पूरी कहानी रची है और ये मेरा इकलौता नाटक है। इसके भी 2 मंचन हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ कि अपने आसपास जो विषय वस्तु है उन्हीं से कहानियाँ उठाऊँ और उसको रचने की कोशिश करूँ। सर, आपकी कुछ अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, तो सर उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे और ये डॉक्यूमेंट्रीज का ख्याल कैसे आया, ये आपने कब लिखी? और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ विषय है जो लिख कर नहीं कहा जा सकता या लिख के नहीं समझाया जा सकता या फला माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्रीज का जो ख्याल आया वो ऐसे ही विषयों के कारण आया और मेरी अब तक कुल 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, जिनमें 2 को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें मणिकर्णिका, अ मिस्टिक एंड मोक्ष, रामनामी इन सर्च ऑफ लॉर्ड राम, और तीसरी डॉक्यूमेंट्री लौंडा नाच पर मैंने बनाई, अ मैन इन वुमन। इन दोनों जो डॉक्यूमेंट्रीज मणिकर्णिका और रामनामी हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मणिकर्णिका एक घाट है, जैसा हम सभी जानते हैं, बनारस का घाट है। वहाँ पर सभी को ऐसा माना जाता है कि वहाँ जिसका दाह कर्म होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ पर एक ऐसी घटना साल में एक बार होती है, चैत्र नवरात्र की सप्तमी के दिन, कि मणिकर्णिका घाट पर वहाँ की जो नगरवधुएँ हैं वहाँ आकर नृत्य करती हैं। मैंने ये खबर कहीं पेपर में पढ़ी थी तो मुझे बात बहुत नागवार गुजरती थी कि ऐसा अभी भी वो पिछले 400 सालों से ये कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता होगा। फिर मैं उसकी गहराई में मैंने जाने की कोशिश की और फिर मुझे परत दर परत उसकी कहानी पता चली। मुझे लगा कि इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जानी चाहिए, इतना संवेदनशील विषय है। तो मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो डॉक्यूमेंट्री बन के कम्प्लीट हुई। उसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। इसके अलावा एक रामनामी समुदाय है छत्तीसगढ़ का, है तो वो हिंदू समाज का हिस्सा, लेकिन किसी ज़माने में जब समाज में दलितों को मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी थी तो उस समाज के लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर मानकर पूरे शरीर पर राम लिखवाना शुरू किया। तो वो भी उसके पीछे का जो दर्द था, उसके पीछे की जो पीड़ा थी, उसको भी मैं चाहता था कि किसी न किसी बहाने से डॉक्यूमेंट्री में ले आया जाए। तो वो उसमें मैंने कोशिश की और उसे अभी 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तीसरी मेरी डॉक्यूमेंट्री जो अभी मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो लौंडा नाच एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में होता था, अब कम हो गया है इसका प्रचलन। उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, किन वजहों से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ और आगे चलकर कैसे उसका पतन हुआ या लोग कैसे लौंडा नाच से कतराने लगे या उसके कलाकार कैसे भूखों मरने लगे, उस पर मैंने एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। सर, ऑडियो विजुअल मीन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लोगों तक पहुंचने का और अपनी बात कहने का। सर, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैंने जितना पढ़ा है, लेकिन आपने तो उससे ज़्यादा उस पर रिसर्च करी होगी। जो ये रामनवमी वाला ये जो समुदाय है, ये पूरे शरीर पे अपनी वो गोधन विद्या से पूरा राम बिल्कुल देते हैं, कोई भी उनका पार्ट छूटा नहीं होता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा और बताइए, विस्तार में बताइए। देखिए, जब इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनानी हुई तो हम लोग भी केवल बहुत सतही जानकारी हमारे पास थी। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि वो किस इलाके में रहते हैं और धीरे धीरे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सर्च की तो ये तो पता चल गया कि एक ऐसा समुदाय है
जो इन तरीके से जीता है, लेकिन कोई बहुत विस्तारित डॉक्यूमेंट्री जो उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे वहाँ उनके उत्थान से लेके और उनके आज तक की कहानी कहने वाली हो, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री मुझे देखने को नहीं मिली। तो मेरे जहन में एक बात थी कि इस पर काम किया जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट्स जुटाए और छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जांजगीर चांपा, वहाँ के एक गांव और उसके आसपास के कुछ गांवों में ये इस समुदाय के लोग रहते हैं। हम लोग बिलासपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर वो गांव था। हम लोग बिलासपुर में रुके और फिर वहाँ से हम लोग लगभग 1 सप्ताह रुके। वहाँ हमारा जाना होता था और उसमें भी जो रामनामी हैं उसमें 3-4 तरह के रामनामी हैं। सभी रामनामी अपने शरीर पर गोदना नहीं गुदवाते हैं। जो नक्सिक रामनामी हैं, जो सिर से पांव तक, इवन शरीर के अंगों पर, पलकों तक पर भी गोदना गुदवा लेते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, बमुश्किल 20-25 की है। और वो सभी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 या उसके पार की है। नई पीढ़ी में लोग अब गोदना को उतना महत्व इसलिए नहीं देते क्योंकि अब नई पीढ़ी में एक समस्या ये है कि उनको रोज़गार की तलाश करनी है। अब केवल गांव में रह के और अपनी छोटी खेती बाड़ी के भरोसे जीवन चलाना मुश्किल है। हम लोगों ने उनके बीच भी रह के देखा जो केवल विशुद्ध रामनामी हैं, वो बहुत ही मतलब सामान्य, अति सामान्य जीवन जीते हैं। उनके पास न आय का कोई स्रोत है, लेकिन राम के प्रति उनकी आस्था, राम के प्रति उनका समर्पण बहुत गहरा है। और वो अपने छोटे से भी राम राम कह के प्रणाम करते हैं, अपने बड़े से भी राम करके प्रणाम करते हैं। अपने जीवन के हर गतिविधि में उनके राम शामिल हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन ये रहा होगा जिस समय ये जब शुरू हुआ होगा कि अपनी उपेक्षा के विद्रोह में एक पूरा का पूरा समुदाय खड़ा हो गया। और इतनी कायदे से देखा जाए तो एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है पूरे शरीर पर गोदना गुदवाना, लेकिन उस दर्दनाक प्रक्रिया को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना और अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित कर देना, ये विरल है और ये केवल हिंदुस्तान में ही देखा जा सकता है। दुनिया में और कहीं इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। तो सर, इनकी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, ये क्या मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाह रही है? ये अब इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं? रामनामी तो हैं, लेकिन क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि वो 2-3 तरह के रामनामी हैं। तो जो नक्सिक रामनामी है उनको छोड़कर बाकी रामनामी अपने शरीर पर गोदना तो गुदवाते हैं, लेकिन वो प्रतीकात्मक होता है। वो शरीर के किसी एक हिस्से में एक नाम लिख गया और वो उस संप्रदाय से जुड़ते हैं। उनके वार्षिक मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में सभी उस समुदाय के सभी लोग जुड़ते हैं। उसमें उनके तमाम जो धार्मिक कर्म हैं वो भी होते हैं और मेल मिलाप होता है। लेकिन वही मैंने जैसा कहा कि बदलते परिवेश में रोजगार की आवश्यकता सभी को है और नई पीढ़ी के लोग इसलिए भी अब पूरे शरीर पर गोदना गुदवाने से कतराते हैं, क्योंकि अगर वो पूरे शरीर पर गोदना गुदवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जिसमें शायद उनको न लिया जाए। तो एक तरीके की व्यावसायिक बाध्यता है, लेकिन राम के प्रति उनका समर्पण, राम के प्रति उनका लगाव और राम के प्रति उनका प्रेम उतना ही है जितना वो आज के 100-125 साल पहले था। ये तीनों डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सर, अब नेक्स्ट सर कोई आप डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं? क्योंकि यही तीनों इतनी इंटरेस्टिंग थी तो मेरे ख्याल से जो आगे भी आएंगी वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और कुछ फैक्ट फाइंडर्स होंगी। हाँ, फैक्ट फाइंडर्स पर ही काम करते हैं। सर, आपसे बहुत बातें हो गई, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। सर, थोड़े पर्सनल आपकी चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सर, आपका कंफर्ट फूड क्या है? आपको क्या खाना पसंद है? बिल्कुल देसी चावल, दाल और चोखा आज भी, या तहरी जिसको हम लोग कहते हैं, आजकल वेज बिरयानी भी उसको लोग कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश तहरी बोलते हैं। तो हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे
तो जब कभी मौका मिलता था, जिस दिन मेस बंद होती थी, तो उस दिन हम लोग या तो चावल दाल चोखा खाते थे या फिर तहरी खाते थे। उसमें समय भी कम लगता था और उसमें स्वाद भी बहुत। सर आपको खाई है आप? हाँ, अच्छा बनाते ही हैं। मैं रोटी छोड़ के, रोटी भी बना लेता हूँ, लेकिन रोटी छोड़ के मैं बाकी चीज़ें बहुत दिल से बनाना पसंद करता हूँ। तो ये आपका एक स्ट्रेस बस्टर भी है। बिल्कुल 100%। सर आपके इस समय पसंदीदा राइटर कौन है? देखिए, अगर हिंदी में कहें तो प्रेमचंद और उर्दू में कहें तो मंटो। तो आप अभी किसी को पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं इस समय? अभी मैंने अपना जब उपन्यास पढ़कर ख़त्म किया, उस बीच तो मुझे काफ़ी पुस्तकें पढ़नी पड़ी। अभी मैं बंटवारे पर एक किताब पढ़ रहा हूँ खुशवंत सिंह का, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो सर कोई बचपन की ऐसी मेमोरी जो आज तक आपको याद हो, कुछ हैप्पी या सैड या कुछ जो आपको कहीं से इंस्पायर भी करती हो और आपको याद रह गई हो? बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर कंटिन्यूअस देखें तो एक 2 साल का पीरियड बचपन में ऐसा था, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हम लोगों का जो स्कूल था वो हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर था और हम गांव से निकलते थे साइकिल से 4 या 5 बच्चे, और वो 7 किलोमीटर का जो समय होता था जिसमें हम खूब चुगल करते थे, मजाक करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, गाली गलौज करते थे, कई बार झगड़े भी होते थे, बातचीत बंद हो जाती थी। वो जब मैं उस 2 साल के पीरियड में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो जीवन दोबारा से चाहिए, मैं उसको भूल नहीं पाता। सर इतना सारा काम करने के लिए, ऑफिस और घर में भी सब कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है आप लिखते पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते ही रहते हैं, तो इसमें आपकी जो बेटर हाफ है, आपकी वाइफ है, उनका बहुत मेजर रोल रहा होगा। आप ये सब कर पाएँ, घर को और बाहर को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि घर से मेरे ख्याल से आपको वो ज़ीरो इंटरफेरेंस आपकी रहती होगी कहीं पे डिसीजन लेना या बच्चों की पढ़ाई या कुछ, तो मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो एक लाइन में कहूँगा कि अगर उनका सहयोग ना हो, मेरी धर्मपत्नी का, तो मैं शायद कुछ भी ना लिख पाऊँगा, क्योंकि लिखने के लिए केवल कलम और कागज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जिस मेंटल पीस की आवश्यकता होती है, जिस एकांत की आवश्यकता होती है, वो उन्हीं के द्वारा मुझे मुहैया करा दी जाती है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं नहीं अगर सपोर्ट करती या नहीं करूँगी तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका, मैं जान रही हूँ कि उनका उद्देश्य क्या है, उन्हें कहाँ जाना है, वो जा रहे हैं और मुझे उनके पीछे ही रहना है। वो आगे चलते रहें, मैं उनके पीछे हूँ। और इवन जब मैं अपने कक्ष में एकांत में बैठकर लिख रहा होता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि 4-6 घंटे तक मैं पूरे अपने घर से डिटैच होता हूँ, और उनको खुशी होती है ये देखकर कि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, तो वो समय से मुझे चाय पानी नाश्ता, इवन कोई बाहर का आदमी आता है तो उसे अटेंड करना, कुछ और भी चीज़ें करनी है, कोई ख़रीदारी करनी है, कुछ करना है, तो वो करती हैं। तो वो जो मेरा उस वक्त का जो दायित्व होता है उसको मेरे बिहाफ पर वो निभाती हैं, तो बिना उनके सहयोग के तो संभव ही नहीं है। सर आपके माध्यम से यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिल रहा है, आजकल तो जनरली लोग की टाइम नहीं दे रहे हो या बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डिवोर्स रेट देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, डिवोर्स हो जाता है। तो मैं ये आपके माध्यम से यूथ को बोलना चाहूँगी कि बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं तब जाके एक लेखक, एक एडमिनिस्ट्रेटर तैयार होता है और कहीं से कुछ लाइफ में आप अचीव कर पाते हैं। सर आप मेरे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं और आज के यूथ को स्पेशली कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। यूथ से मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहाव में ना बहें, अपने घर परिवार के जो संस्कार हैं, अपनी खासकर आपके जिस भी धर्म से आप आते हों उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनके जो अच्छे सिद्धांत हैं, अपने महापुरुषों के बताए हुए जो रास्ते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें और सब कुछ के बावजूद एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। जो हमारे जीवन में जो दूसरी समस्याएं हैं वो अपने आप छोटी लगने लगेंगी और आप राष्ट्र को किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। और आज आपने सर को सुना, इनको देखा और मेरे ख्याल से ये सब सर से बात करने के बाद मैंने ये सीखा है और शायद आप लोग भी यही सीखेंगे कि मंजिल दूर नहीं है अगर आप सही रास्ता चुनें। और इवन एक
आपने जो मंजिल पा ली उसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप लाइफ में सही बैलेंस रखें। तो सिर्फ एक ही मंजिल नहीं, बहुत सारी मंजिलें प्राप्त हो सकती हैं एक ही जीवन में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें सर के माध्यम से, सर के इंटरव्यू करने के बाद मुझे ये समझ में आया, शायद आपको ये सुनने और देखने के बाद आपको भी ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।